वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 11 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। यूँ तो ये 10 दिसंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, जो हमें लास्ट डे कवर करना था लेकिन हम कर नहीं पाए थे, तो उसे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल पार्टी के बारे में है। आम आदमी पार्टी को अभी हाल ही में गुजरात के इलेक्शंस में 5 सीट्स मिली हैं। हालांकि जो दिल्ली का लोकल इलेक्शन था वहाँ पर उन्हें जीत मिली है। गुजरात में उन्हें केवल 5 सीट ही मिल पाई और वहाँ पे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद जो उन्हें वोट शेयर मिला है दैट इज़ अराउंड 13%। 13% वोट शेयर का मतलब ये है कि उनके पास गुजरात स्टेट में 6% से ज़्यादा वोट मिले हैं। और 6% से ज़्यादा वोट मिलने का एक सिग्निफिकेंट मामला होता है, क्योंकि ये इन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा दिलवाने के लिए कैपेबल बना देता है। इसका मतलब ये है कि जल्दी ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी का दर्जा दे सकती है। आइए जानते हैं कि नेशनल पार्टी का मतलब क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ टेक्निकल क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पर वो किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देते हैं। ये क्राइटेरिया फुलफिल होने पर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है, और अगर ये क्राइटेरिया ब्रीच हो जाए तो नेशनल पार्टी का जो दर्जा है वो छिन भी जाता है। क्या होता है ये क्राइटेरिया, आइए समझते हैं। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाए उसके लिए उन्हें कोई एक प्री कंडीशन फुलफिल करनी होगी। कई सारी प्री कंडीशंस बताई गई हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि इन प्री कंडीशंस में एक जो कीवर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ और। जैसे यहाँ पर मैं आपको टोटल 3 प्री कंडीशंस बताने वाला हूँ, लेकिन तीनों के बीच में और लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि उन्हें ये 3 का तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर पाते हैं तो उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर कोई भी ऐसी पार्टी है जो 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट्स में स्टेट पार्टी का दर्जा अवेल कर ले तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। चलिए, ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर जितने भी वैलिड वोट्स वोट किए गए हैं उसमें से उन्हें कम से कम 6% वोट मिले 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट्स में लास्ट लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस में, और उनके पास कम से कम 4 एमपी होने चाहिए लास्ट लोकसभा पोल्स में। ये तो दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि उन्हें कम से कम 2% टोटल सीट्स लोकसभा में मिल जाएं, और ये जो 2% टोटल सीट्स उनको लोकसभा में मिली हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम 3 स्टेट्स में होना चाहिए। मतलब इनकी जो 2% सीट्स हैं वो 3 राज्यों से होनी चाहिए। अगर ये इनकी 2% सीट एक ही राज्य में है तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं। तो ठीक है, जो असेंबली इलेक्शंस हुए उनमें उनके पास 4 या 4 से ज़्यादा जो राज्य हैं उनमें कम से कम 6% वैलिड वोट्स होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तो जो आम आदमी पार्टी है उसके पास अब 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा जो वोट्स पोल किए गए हैं उससे ज़्यादा वो अचीव कर चुके हैं। जैसे कि दिल्ली में तो उनके पास ऑफ कोर्स 6% से ज़्यादा वोट्स थे ही। इसके अलावा पंजाब में भी उनके पास गवर्नमेंट है तो वहाँ पे भी 6% से ज़्यादा तो उनके पास वोट्स थे ही। अभी गोवा में इलेक्शंस हुए थे तो गोवा में भी उन्हें 6% से ज़्यादा वोट मिले थे, और अब उन्हें गुजरात में भी 6% से ज़्यादा वोट मिले हैं। इस लिहाज से वो नेशनल पार्टी के दावेदार बन गए हैं। अभी वर्तमान में करंट नेशनल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं? 8 नेशनल पार्टीज़ प्रेजेंट में इंडिया में हैं, और आम आदमी पार्टी को जब ये दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे देगी तो टोटल नेशनल पार्टीज़ की संख्या 9 बन जाएगी। अभी जो 8 नेशनल पार्टीज़ हैं उनमें शामिल हैं बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई-एम, सीपीआई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसे आप एनसीपी भी बोलते हो, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी जिसे 2019 में ही नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था। तो ये तो नेशनल पार्टी का पूरा मामला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैक्टस के बारे में है। कैक्टस जो आपको एक थॉर्न टाइप ऑफ वेजिटेशन लगता है, अक्सर डेजर्ट्स में मिलता है। आपको लगता होगा कि ये तो काम का क्या ही होता होगा, बेकार ही होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी हाल ही में एक कंसल्टेशन मीटिंग को कन्वीन किया है। इस कंसल्टेशन मीटिंग को कन्वीन करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम कैक्टस प्लांटेशन को बढ़ावा दें ताकि इसके इकोनॉमिक यूसेज को इंश्योर किया जा सके।
अब आपको लग रहा होगा कि कैक्टस का इकोनॉमिक यूसेज भी हो सकता है और हम इसको प्लांट भी करते हैं, अफोर्स करते हैं। ये थोड़ा सा आप कैक्टस के बारे में जानेंगे तो आप समझ जाएंगे। कैक्टस एक जीरोफाइटिक प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में खुद को सर्वाइव करने में कैपेबल बनाता है और जिसे वाटर की आवश्यकता यानी कि पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। ये बहुत ही धीमे धीमे ग्रो करता है। जो कैक्टस होता है वो दुनिया में बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह नहीं मिलता। जहाँ की ज्योग्राफी इनके लिए सूटेबल होती है ये वहीं पे पाए जाते हैं। जो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको कैक्टस का मिलेगा वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास मिलेगा इक्वेटर से। साउथ अफ्रीका, सब ट्रॉपिकल नॉर्थ और साउथ अमेरिका, इन जगहों पर आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ कैक्टस स्पीसीज भी मिलेंगी और इनका जो वेजिटेशन है वो डेंसली पॉपुलेटेड भी मिलेगा। मतलब ये वो एरिया हैं जहाँ पर कैक्टस आपको खूब मिल जाएगा। कैक्टस क्या काम का होता है क्या? बिल्कुल काम का होता है। ध्यान दीजिए कि अगर आप कैक्टस का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल क्रॉप्स के कंपैरिजन में कैक्टस में 80% लेस वाटर की ज़रूरत होती है और इसमें हायर नंबर ऑफ फ्रूट्स आ जाते हैं। जो इसके फ्रूट्स होते हैं कैक्टस के, उनका इस्तेमाल जैम्स या जेली बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी का जो क्रॉप का हिस्सा है वो भी एनिमल कंजम्पशन या एनिमल फॉरेज के काम आ जाता है। एडिशनली ये जो क्रॉप है इसके पास हायर हीट टॉलरेंस होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अब कुछ ही क्रॉप्स बचेंगी जिनके पास इस क्लाइमेट को अडेप्ट करने की कैपेसिटी होगी। कैक्टस विल बी वन ऑफ देम। क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये उसे आसानी से बियर कर पाएगा। जो कैक्टस है उसके और भी कई सारे फायदे हैं। इसका इस्तेमाल आप बायोफ्यूल में, फूड, फॉडर और बायो फर्टिलाइजर में भी कर सकते हैं। इसकी मदद से कोई भी देश अपने फ्यूल इंपोर्ट बर्डन को रिड्यूस कर सकता है और यही काम हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन की पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। पुअर फार्मर्स को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और उसे ही रीप करने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैक्टस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जलीकट्टू के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अभी हाल ही में रिजर्व किया गया है। इनका ये काम होगा कि जो पिटीशंस डाली गई हैं कोर्ट के पास कि जो तमिलनाडु लॉ है जिसके बेसिस पर जो तमिलनाडु में ऑप्ट की जाने वाली एक बुल टेमिंग प्रैक्टिस है, बुल टेमिंग स्पोर्ट है, जिसे नाम दिया जाता है जलीकट्टू, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जलीकट्टू की प्रैक्टिस के ऊपर बैन लगा दिया था। बाद में वहाँ पर एक लॉ बनाकर इस प्रैक्टिस को रिवाइव कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये तमिलनाडु के कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है और आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज है उसमें ये प्रोटेक्ट होता है। तो कई सारी पिटीशंस हैं कि इस पूरी प्रैक्टिस को, इस पूरे स्पोर्ट को बंद कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एट्रोसिटीज़ होती हैं एनिमल्स के साथ। अब देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या करती है इस मामले का, लेकिन उसके पहले जानते हैं जलीकट्टू के बारे में। जलीकट्टू, जिसे आप सलीकट्टू भी बोल सकते हैं, इसे एरू, थाजुवुथल या फिर मनकुरी रट्टू भी कहा जाता है। अलग अलग नाम हैं। अब चूंकि लोकल लैंग्वेज में जो तमिल नाम है उसे प्रोनाउंशिएट करने में मैं ऑफकोर्स गलतियां कर सकता हूं। जो बुल टेमिंग स्पोर्ट है वो मदुरई में, तिरुचिरापल्ली में, थेनी में, पुदुकोट्टई में और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही पॉपुलर है। इसे जलीकट्टू बेल्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है। बुल टेमिंग स्पोर्ट का मतलब ये होता है कि जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो देखने वाले लोग होते हैं, वो चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जो बैरिकेड्स होते हैं उनके पीछे से खुले मैदान में बुल को छोड़ दिया जाता है और कुछ लोग होते हैं जो उस बुल को फिजिकली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो उस बुल को कंट्रोल कर ले जाता है उसे प्राइज मनी मिलती है। ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है इस बुल टेमिंग स्पोर्ट का। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि बुल को कंट्रोल ही तो किया जा रहा है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या हो गया कि इस पूरे स्पोर्ट को बैन किया सुप्रीम कोर्ट ने, बाद में लॉ लाना पड़ा रिवाइव करने के लिए। एक्चुअली में जानते हैं कि अगर आप देखो ना तो जो बुल है वो बाई नेचर एग्रेसिव नहीं होते। हाँ, आप उन्हें नाराज़ करोगे, उन्हें गुस्सा दिलाओगे तो भगवान ने उनको 2 सींग दिए हैं तो उठा के तो फेंक देंगे ही। लेकिन नॉर्मली अगर आप उनको प्यार से चारा दे रहे हो, उनके नज़दीक जाओगे तो सारे बुल थोड़ी एक ऐसे आपको उठा के फेंक देंगे। वो बाई नेचर एग्रेसिव नहीं होते। लेकिन एक बुल, इस पूरे गेम का नेचर क्या है ना कि बुल को टेम करना होता है, उसे कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल करोगे तो प्राइज मिलेगा। अगर बुल एग्रेसिव ही नहीं है तो
आप उसे टेम क्या करोगे, वो तो आराम से कंट्रोल हो जाएगा। और अगर वो आराम से कंट्रोल हो गया तो जो लोग देखने के लिए आए हैं उन्हें मजा कहाँ आएगा। तो जो बुल है उसे एग्रेसिव बनाया जाता है ताकि जो गेम है वो इंटरेस्टिंग हो जाए। अब बुल को एग्रेसिव बनाने के लिए बहुत सारी एट्रोसिटीज की जाती हैं, जैसे कि बुल को इस बैरिकेड के बाहर भेजने से पहले उसे पीटा जाता है ताकि वो बहुत गुस्से में आ जाए और बाहर जाकर जो भी लोग उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी ओर एग्रेसिव हो जाए। जब इससे बात नहीं बनती तो कई बार तो उनके प्राइवेट पार्ट में मिर्च डाल दिया जाता है ताकि वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं। इस तरीके की एट्रोसिटीज़ की जाती हैं ताकि जो ये बुल है वो बहुत एग्रेसिव हो और उन्हें बुल टेमिंग गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट आए, जो भी लोग स्पेक्टेटर्स हैं। ऐसा गलत है, आप किसी एनिमल के साथ ऐसा नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आपको उसे एग्रेसिव बनाना है। इसी रेफरेंस में जो कई सारी एनिमल प्रोटेक्शन बॉडीज़ हैं उन्होंने जलीकट्टू का विरोध किया कि इसमें जो बुल्स होते हैं उनको बहुत परेशान किया जाता है, उनके खिलाफ बहुत एट्रोसिटीज़ होती हैं, और इसी बात को संज्ञान में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन भी कर दिया था। जलीकट्टू को जो जनवरी का सेकेंड वीक होता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है, जो तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पोंगल, उसके ड्यूरेशन में। ये ट्रेडिशन यूं तो 2000 साल पुराना है, लेकिन देखिए जब शुरू में ये वहाँ की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हुआ करती थी तब बुल्स को ऐसे परेशान नहीं किया जाता था। तब तो उनकी सींग में कोई प्राइज मनी बांध दी जाती थी और ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो प्राइज मनी उस सींग में से निकाल लेगा वो प्राइज मनी उसकी हो जाएगी। तब बुल्स को नहीं परेशान करते थे तो ये कल्चरल प्रैक्टिस के रूप में ठीक था। लेकिन अब ये एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन गया है जहाँ पर अब जो बुल ओनर्स हैं वो मेट करने के लिए जो ये रखते हैं, बुल्स रखते हैं, उनको इस गेम में यूज़ किया जाता है और फिर उनको परेशान भी किया जाता है। जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है ये बुल को प्राइस के लिए टेम करने का पूरा मॉडल था। अगर वो फेल हो जाते हैं तो जो प्राइज मनी है बुल ओनर की हो जाती है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो प्राइज मनी उनकी हो जाती है। ट्रेडिशनल वे में पीजेंट कम्युनिटी इसके जरिए जो प्योर ब्रीड है नेटिव बुल्स की उनको प्रिजर्व करने में कैपेबल रहती है, क्योंकि उन बुल्स की वैल्यू होती है इस प्रकार के गेम में पार्ट लेते हैं। तो ये तो मामला जलीकट्टू का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अटाकामा डेजर्ट के बारे में है। वर्ल्ड का ट्रैश पाइल सेंटर बन चुका है चिली का अटाकामा डेजर्ट। वर्ल्ड का डंपिंग यार्ड बन चुका है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको पुराने टायर, फटे हुए कपड़े, बैटरीज, इनके ढेर मिलेंगे। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर चीज़ों को डंप किया जाता रहा है। इसी रेफरेंस में अटाकामा डेजर्ट न्यूज़ में आया है क्योंकि इसके ऊपर कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। अटाकामा डेजर्ट चिली में है, साउथ अमेरिका में, एंडीज माउंटेन के वेस्ट में मिलेगा आपको। यहाँ पर कई सारे साल्ट पैन्स हैं जहाँ से नमक कलेक्ट किया जा सकता है। अटाकामा डेजर्ट जो है वो ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है। ये पोलर एरिया में नहीं है लेकिन ड्राइएस्ट है। इसके ड्राई होने का कारण यहाँ की रिलेटिवली जो कोल्डर एटमॉस्फेयर है वो इसका एक मेजर रीज़न है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक्सट्रीमली एरिड सिचुएशन मिलेगी डेजर्ट की, हम्बोल्ट ओशन करंट की वजह से। 1 मिलीमीटर से कम की भी बारिश होती है यहाँ हर साल। जब यहाँ पे बारिश होती है, ऐसा रेयर होता है कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो, लेकिन अगर हैवी रेनफॉल यहाँ हो जाती है, किसी भी 5-10 साल में एक बार हेवी रेनफॉल हो जाती है, तो जब अच्छी बारिश हो जाती है यहाँ पे, तब यहाँ पे मास ब्लूमिंग होती है, मतलब छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और उसमें प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को डेजियर्टो फ्लोरिडो कहा जाता है, मतलब ब्लूमिंग डेजर्ट। आपको बड़ा खूबसूरत दिखेगा ये डेजर्ट, वैसे तो बेकार ही पड़ा रहता है, बट 5 से 10 सालों में जब वहाँ बारिश अच्छी होती है मिड सितंबर मिड नवंबर में, तो खूब सारे खूबसूरत फूल यहाँ पे खिलाते हैं। तो ये तो पूरा मामला हो गया अटाकामा डेजर्ट का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एमेरिसियम के बारे में है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो साइंटिस्ट हैं वो लोग ऐसी बैटरीज को बना रहे हैं एमेरिसियम से जिसका इस्तेमाल स्पेस मिशन को पावर करने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले तो एमेरिसियम क्या है? एमेरिसियम देखिए, जो प्लूटोनियम होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है। जब प्लूटोनियम डीके होता है जिस बिजली बनाने के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पे एमेरिसियम निकलता है और फिर उसे फ्यूल पैलेट्स में कन्वर्ट करके बैटरीज के कोर में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो कुल मिला के आप इसे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाई प्रोडक्ट के तौर पे समझ सकते हैं। इतना समझ में आ गया तो बाकी की बातें समझिए। जो एमेरिसियम है ये एक सिंथेटिक केमिकल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 95 है। इसका मतलब ये है कि ये नेचुरली आपको एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, ये नेचुरली
एनवायरनमेंट में नहीं पाया जाता, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूल के बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो सिविल पावर प्लांट होते हैं, जहां से बिजली बनाई जाती है, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। और मैंने आपको बताया कि प्लूटोनियम डीके के बाद हम इसे पा सकते हैं। इसका इस्तेमाल एज ए फ्यूल तो डायरेक्टली नहीं किया जाता, लेकिन बैटरीज बनाने में इसका यूज किया जाता है। जो बैटरी है ये सोलर सेल्स का स्पेस में अल्टरनेटिव हो सकता है, और इसके जरिए हम स्पेस मिशंस को ऑपरेट कर सकते हैं मून के डार्क साइड वाले एरिया में भी, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं होती। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो आपके जो सोलर सेल्स हैं वो काम नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर एमेरिसियम की बैटरीज काम आ जाएंगी। एमेरिसियम के एडवांटेजेस हैं प्लूटोनियम 238 के ऊपर, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। सबसे खास बात, ये प्लूटोनियम की तुलना में सस्ता है क्योंकि बाई प्रोडक्ट है और ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो प्लूटोनियम 238 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? लॉन्गर हाफ लाइफ का मतलब क्या है? कि ये धीमे धीमे डीके होता है। आप लोगों ने बेसिक साइंस में पढ़ा होगा कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो डीके होते रहते हैं, और वो डीके होते होते एक समय के बाद अपनी जो इनिशियल क्वांटिटी है उसका आधा बचते हैं। तो जितने टाइम में उनकी क्वांटिटी रिड्यूस होकर आधी हो जाती है उसे उसका हाफ टाइम कहा जाता है। और हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ टाइम डिफरेंट होती है। जिसकी हाफ टाइम कम होगी मतलब वो जल्दी डीके हो रहा है, जिसकी लंबी हाफ टाइम है वो धीमे धीमे डीके हो रहा है। तो एमेरिसियम जो है उसकी हाफ टाइम ज़्यादा है, मतलब वो धीमे धीमे डीके होता है। इसे आसानी से हम गेन कर सकते हैं और ये कम एक्सपेंसिव है, बता दिया मैंने। ड्रॉबैक ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी प्लूटोनियम 238 से निकलती है उसकी तुलना में एमेरिसियम में कम एनर्जी निकलती है, तो ये कम इफिशिएंट तो है, यू कैन सी दैट। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को हाल ही में मर्ज कर दिया गया। किसके साथ? डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के साथ। DEH की बात करते हैं, दूसरा वाला डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। ये क्या है? ये इनिशिएटिव है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जहां पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये सभी लोग मेजर स्टेक होल्डर हैं। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिनको किसी डिस्ट्रिक्ट में GI टैग मिला हो, एग्रीकल्चर क्लस्टर में वो बनाए जा रहे हों, टॉय क्लस्टर्स में बनाए जा रहे हों, हम उनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को रीप करें और उनको एक्सपोर्ट में लेकर जाएं। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान प्रिपेयर किया जाता है इसके अंडर, ताकि इन प्रोडक्ट्स को ओवरसीज मार्केट में ले जा सकें। इसके अंडर में सप्लाई चेन को बेहतर करते हैं और मार्केट एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा दिया जाता है। DEH के तहत, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के तहत, स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटीज को भी बनाया जा चुका है इनफैक्ट 36 स्टेट्स एंड यूटीज में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में, मतलब कुछ समय पहले इसे इनिशिएट किया था, ODOP को सभी स्टेट्स एंड यूटीज के लिए। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है जिसके थ्रू हम एक डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के किसी एक प्रोडक्ट को टारगेट करके। इसे प्राइम मिनिस्टर का जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस भी मिला था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट में, अप्रैल 2022 में।